चलिए, तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन ये रहा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। देखो जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आ चुके हैं किसी ना किसी पेपर में। कोई 2015 के एसएससी में आ चुका है, कोई एनटीपीसी में आ चुका है, कोई सीएचएसएल में आ चुका है, यानी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी बाहर से मैंने उठाया है, सारे के सारे प्रैक्टिस पेपर से हैं, तो इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिए इनको। पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। रोम में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या हेग में, बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा हेग। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है ये हेग में स्थित है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र की मुख्य शाखा कौन सी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जनरल असेंबली, विश्व बैंक या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जनरल असेंबली। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की मुख्य शाखा की अगर बात होगी तो जनरल असेंबली है, इसके साथ में एक आप और याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद है। ठीक है, तो दो चीजें हैं जो मुख्य हैं। आगे बढ़ते हैं, विश्व बैंक का पूर्ण नाम क्या है। देखो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जहां एक्सप्लेन करना होगा वहीं पर करूंगा, आपका जल्दी से हो जाएगा ये। चलिए, विश्व बैंक का पूर्ण नाम क्या है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय विकास एवं निर्माण बैंक। ये विश्व बैंक का पूरा नाम है। ठीक है, याद रखिए, अंतरराष्ट्रीय विकास एवं निर्माण बैंक। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई। बहुत बार ये क्वेश्चन आया एग्जाम में। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है मुझसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और लोग कुछ देखते नहीं, बस सीधा राष्ट्रपति लगा देते हैं और ये आपका गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र होता है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, क्योंकि ज्यादातर जो बड़े पोस्ट के जो लोग हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं, लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपना जो क्या होता है त्यागपत्र वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। यहां तक क्लियर है। देखो भाई, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये जो 300 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं ये आपको समझ लीजिए आपके जीएस में कम से कम 5 से 6 नंबर का आपका फायदा कराने वाला है। ठीक है, तो आपको डेली वीडियो मिलती रहे उसके लिए आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। इंपॉर्टेंट बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी एन राव। बी एन राव जो थे वो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। यहां तक क्लियर हो गया है आप लोगों का। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। बताइए सभी लोग। न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, पेरिस में या लंदन में। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, लेकिन जो इसका सचिवालय है, अगर सचिवालय की बात होगी तो वो जिनेवा में है। तो दोनों चीजें याद रखनी है, हेडक्वार्टर आपका इसका जो है वो न्यूयॉर्क में है और जो सचिवालय है वो जिनेवा में है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस दिन हुई थी। इंपॉर्टेंट है, बताइए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस दिन हुई थी। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। चलिए, तो यहां तक इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज भाषाएं क्या है। यहां पे राग लिखा हुआ है, ये राज होगा। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी राजकाज की जो भाषाएं थी या हैं वो कौन सी हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं हैं जो प्रयोग होती हैं, और 6 कौन कौन सी हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ये क्वेश्चन आ चुका है एनटीपीसी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। एक तो ये पूछा जा सकता है कितनी भाषाएं प्रयोग होती है, तो 6, और ये 6 भाषाएं कौन सी हैं याद रखना है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, इतनी भाषाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक तो कर ही दीजिए। चलिए, इतना ही काम आपको करना है, सिर्फ लाइक करना है।
ठीक है, कमेंट कर दीजिए कैसे क्वेश्चंस का लेवल है, कैसा क्वेश्चन है, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, जरूर लिखिए। योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन मथाई, 1950। जॉन मथाई ने योजना आयोग का प्रस्ताव रखा था। लेकिन अगर ये बात हो कि सबसे पहले किसने इसका प्रस्ताव रखा था, तो सर विश्वेश्वरैया, नाम याद रखिएगा, सर विश्वेश्वरैया ने इसकी जो बात रखी थी कि योजना आयोग बनना चाहिए वो 1934 में रखी थी। यानी अगर सबसे पहले की बात होगी तो सर विश्वेश्वरैया, लेकिन ये बात होगी किसने रखा था, यानी जिस पर शुरू हुआ था, तो 1950 में जॉन मथाई ने इस बात को रखा था। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत में कब पहली राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? बताइए, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? देखो, हम लोग आर्टिकल पढ़ चुके हैं, सारी आर्टिकल। हमने उसमें कहा था कि जो आर्टिकल नंबर 352 होता है ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित होता है, जो 356 होता है राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है, और 360 आपके वित्तीय आपातकाल से संबंधित होता है। जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है ये अब तक 3 बार लागू हो चुका है, ये भी याद रखिएगा, 3 बार लागू हो चुका है। और कब कब लागू हुआ है? 1962 में पहली बार लगा था, ठीक है। उसके बाद में आपका जो दूसरी बार लगा था ये लगा था 1971 में, और एक लगा था 1975 में। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तब हुआ, फिर भारत पाक युद्ध हुआ 1971 में, और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण ये लगा था। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको सारी चीजें। सिर्फ 3 बार ही अभी राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। अगर पूछ ले कितनी बार लगा है तो 3, ये पूछे कब कब लगा तो 1962, 1971 और 1975। पहली बार कब लगा? 1962। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है, इससे बाहर क्वेश्चन यहां से नहीं आने वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? बताइए, यानी किसको हटाया नहीं जा सकता है, कहने का मतलब इनकी ये है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है, लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को हटाया नहीं जा सकता है। आर्टिकल नंबर 155, इसके तहत जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यपाल को निर्वाचित करता है। जो भी बच्चे, जो भी एस्पायरेंट हैं, उन्होंने मेरी आर्टिकल्स की क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टॉप 100 आर्टिकल में बता चुका हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं, आप जाइए और उसको जरूर देखिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप उसको देख लोगे तो आर्टिकल से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राज्यपाल किस आर्टिकल में, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां, सारी चीजें टॉप 100 आर्टिकल्स में हो चुकी हैं। तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? यानी किस राज्य में उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है? तो वो है आपका, एक ही इसमें उर्दू आपको प्रदेश लग रहा होगा, और वो है हमारा जम्मू कश्मीर, जिसमें धारा 370 आर्टिकल नंबर 370 के तहत इसको विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, और अब ये हटा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में, यहां पे मातृभाषा होना चाहिए, यहां पे मेरा जो है गलत लिख गया है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिएगा, मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। यानी सभी लोग जो शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में ग्रहण करें। जो इंग्लिश वाले प्रदेश हैं, जैसे नागालैंड हो गया, वो अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो हिंदी वाले प्रदेश हैं वो हिंदी में, यानी जो जिसकी मातृभाषा है वो अपने मातृभाषा में ही शिक्षा ग्रहण करेगा। और ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये आर्टिकल है आपका 350। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक बच्चा अपनी जो क्या है मदर टंग है उसी पर ही ये चीजें हो जाएंगी, पढ़ाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, इनको आप आराम से करिए। कॉपी पेन है तो बड़ी अच्छी बात है, आप इसको मेरी वीडियो को 2-3 बार आगे पीछे करके आप देख लीजिए और अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ये कहीं एक बुक में मिलेंगे नहीं आपको, और सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं तो यकीन मानो भाई, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, वो जमाना चले गए जब इजी वाले क्वेश्चन आते थे, अब मॉडरेट लेवल ही आते हैं क्वेश्चन। चलिए, भारतीय संविधान की धारा 370 क्या प्रदान करती है? ये इजी क्वेश्चन है, बता सकते हो? जो धारा 370 है ये पिछड़े वर्गों के नौकरी के लिए है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, बिल्कुल नहीं, ये तो 356 कहता है। धार्मिक पुरातत्वों की सुरक्षा, नहीं, ये भी नहीं है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा कौन देता है? आर्टिकल नंबर 370। क्लियर है यहां तक? चलिए, इनमें से कौन सी राजकीय भाषा नहीं है? कश्मीरी नहीं है, संस्कृत नहीं, राजस्थानी नहीं है, मैथिली नहीं। आपको पता है कि 22 जो है राजकीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, और ये 22 लैंग्वेज है, ये किस अनुसूची में है? 8वीं नंबर अनुसूची में है। और इन 22 भाषाओं में एक भाषा शामिल नहीं है, और वो कौन सी है? राजस्थानी। याद रखिए, राजस्थानी उन 22 भाषाओं में नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल या हिंदू महासभा? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग अपना आंसर टिक कर लिया करो अपने दिमाग में, और फिर देखिए करिए कि आपका सही जा रहा है गलत जा रहा है। अगर आज की डेट में पेपर हो जाए तो आप पॉलिटी से कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो, ये जरूर अपने दिमाग में एनालिसिस करते रहिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हिंदू महासभा। हिंदू महासभा ने संविधान के निर्माण में भाग नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लिया था, मुस्लिम लीग ने लिया था, साम्यवादी दल ने लिया था। हालांकि जो मुस्लिम लीग जो थी, इन्होंने संविधान के निर्माण का बहिष्कार किया था, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन चुका है ये अलग से। हालांकि मैं आगे क्वेश्चन ले आऊंगा इसका कि कौन से दल थे जिन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, तो मुस्लिम लीग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? यह भी पॉइंट आ चुका है एग्जाम में। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी? बताइए, यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3 पॉइंट है, मैं सारी आपको बता देता हूं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो थी, ये यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। इंदिरा गांधी जी जो थी, ये भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। कमला नेहरू जो थी, ये भारत की प्रथम प्रधानमंत्री की वाइफ थी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वाइफ थी कमला नेहरू। और राजकुमारी अमृता कौर की अगर बात करें तो ये लोकसभा के कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली महिला थी। इतनी चीजें आपको याद रखनी है यहां से। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इंदिरा गांधी जो थी, ये प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री थी। विजय लक्ष्मी पंडित यूएन जनरल असेंबली। कमला नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वाइफ थी। और राजकुमारी अमृता कौर जो थी, लोकसभा के कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली महिला थी। ठीक है, चलिए, जनमत क्या है? बहुमत की राय है, राजनीतिक मामलों पर जनता की राय है, देश के नागरिकों की राय है, या संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय है? तो बिल्कुल सही आंसर इसका आपका डी वाला हो जाएगा। जो जनमत होता है, यह संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय होता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, यूएसए के राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? जैसे अपने यहां राष्ट्रपति की 5 साल होती है, तो यूएसए में कितनी होती है? 6 साल, 5 साल, 4 साल या 7 साल? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 साल। यूएसए के जो राष्ट्रपति होते हैं, इनकी जो कार्यकाल होता है 4 साल होता है। और यूएसए के राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, जैसे ओबामा जी थे 2 बार बने, उसके बाद ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अपने भारत में क्या है, कोई कितनी भी बार वो बन सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। इसी को ही राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। याद रखिएगा यहां तक। क्लियर है? चलिए, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 सिद्धांत है, 6 सिद्धांत है, 7 सिद्धांत है, या 8 सिद्धांत है? बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। ठीक है, जो यूएन चार्टर होते हैं इसमें 7 सिद्धांत होते हैं और 111 धाराएं होती हैं और 19 अध्याय होते हैं। लिख लीजिएगा इसको। यूएन चार्टर में 7 सिद्धांत
111 जो होती हैं ये धाराएं होती हैं और 19 अध्याय होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा मुझे, जहां तक क्लियर है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया ना सबका, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून अधिनियम 2013 किसकी रक्षा के लिए लागू किया गया? यह भी क्वेश्चन आ चुका है 2015 के एसएससी में। चलिए बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसजेंडर पुरुष। ठीक है, ट्रांसजेंडर पुरुष। अगर हम बात करें तो ये जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था उसके बाद में ही ये कानून आया था जहां पुरुष से महिला को सुरक्षा प्रदान किया गया। ठीक है, तो इसी को ट्रांसजेंडर पुरुष कहा गया, जहां पुरुष से महिला को सुरक्षा प्रदान किया गया है। साथ ही कार्यस्थल पर महिला की सुरक्षा एवं लिव इन पार्टनर्स के लिए अलग से कानून बना। याद रखिएगा क्या कह रहा हूं, याद रखिएगा, पुरुष से महिला को सुरक्षा प्रदान किया गया ट्रांसजेंडर पुरुष में। साथ ही कार्यस्थल यानी जहां पर कार्य कर रही हैं कोई भी महिलाएं, वहां पर क्या किया गया, उनकी सुरक्षा एवं लिव इन पार्टनर्स के लिए अलग से कानून बना। ठीक है, चलिए तो ये चीज आपको याद रखना है। कुल मिलाकर यह है कि 2013 में उत्पीड़न विरोधी कानून अधिनियम 2013 जो थी वो ट्रांसजेंडर पुरुष के लिए था। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकार द्वारा या समानता द्वारा? बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विधि द्वारा। अगर हम बात करें तो किस आर्टिकल के तहत कहा गया है? आर्टिकल नंबर 22 कि स्वतंत्रता को विधि द्वारा क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। ठीक है, ये नहीं कि बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है और खूब नाचे कूदें, जैसा मर्जी वैसे घूमें, पता लगे वो किसी को जिगार है पुलिस को थप्पड़ मारे कि मुझे स्वतंत्रता है मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो ये चीज नहीं है। आर्टिकल 22 में ये कहा गया है कि इसको विधि द्वारा यानी कानून द्वारा उसको सीमित भी किया जा सकता है। क्लियर है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म का मिलान गलत ढंग से किया गया है? बताइए। प्लेटो गणतंत्र, अरस्तु राजनीति, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल। तो देखो जो लोग थोड़ा सा ठीक ठाक हैं, थोड़ी बुक के बारे में जानकारी रखते हैं, तो ये वाला आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज की रचना नहीं की थी। हिंद स्वराज जो है वो गांधी जी की किताब है, याद रखिएगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। बाकी प्लेटो की गणतंत्र, अरस्तु राजनीति है। अरस्तु को आपको पता है कि अरस्तु के बारे में आप जो प्लेटो है, प्लेटो के बारे में पहले मैं बता दूं, ये यूनान के एक दार्शनिक हैं। अरस्तु भी यूनान के ही थे। ठीक है, अरस्तु को राजनीति शास्त्र एवं जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये चीज तो आपको पता ही होगा। चलिए तो इतनी चीजें यहां से हम लोगों की क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो याद रखना हिंद स्वराज जो है गांधी जी की पुस्तक है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, यानी भारत एक खोज। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? लोकतांत्रिक राज्य, सर्वसत्तात्मक राज्य, समाजवादी राज्य या साम्यवादी राज्य? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक राज्य। लोकतांत्रिक राज्य का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा एक है कि कोई जो लोकतंत्र होती है वो जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार होती है। याद रखिएगा, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण होती है जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही है आपके लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? बताइए। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये ब्रिटेन की है। छाया मंत्रिमंडल क्या होता है? जैसे आपके भारत में क्या है कि अगर कोई लोकसभा या विधानसभा का कोई चुनाव हुआ तो जो जिसकी सरकार होती है, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट आज के डेट में है, तो भाई बीजेपी अपनी एक मंत्रालय बनाती है कि भाई इसमें ये है, सबकी अलग अलग मंत्रालय देते हैं कि जल मंत्रालय इनके पास है, कपड़ा मंत्रालय इनके पास है, आपका उड्डयन मंत्रालय इसके पास है, यानी सभी लोग अपना अपना मंत्रालय बनाते हैं। ब्रिटेन में क्या होता है, जो छाया मंत्रिमंडल होता है, इसमें क्या होता है कि जो विपक्ष के लोग, जैसे कांग्रेस अपने यहाँ है, तो ये अपना कोई मंत्री, ऐसा तो है नहीं कि मैं कैबिनेट मंत्री बना रहा हूं इनको, या इनको भाई मंत्रालय तो बना दे नहीं सकते हैं। हाँ, राज्यसभा से उनको चुन सकते हैं लेकिन मंत्रालय नहीं दे सकते। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है कि विपक्ष वाले भी मंत्रालय पाते हैं। ठीक है, कि कपड़ा मंत्रालय इनके पास है, ये इनके पास है, ये इनके पास है। ठीक है, सारी चीजें ये ब्रिटेन में भी होता है। इसी को छाया मंत्रिमंडल कहते हैं।
चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला क्वेश्चन, वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर के। चलिए तो हम लोग इसके सही आंसर पे पहुंचते हैं। वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। इन्होंने ही वॉर एंड पीस पुस्तक लिखी थी। बाकी अगर हम पुस्तक की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी थी, ये भी आपको याद रखना है। सरोजिनी नायडू जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखी थी। ठीक है, बस ये 3 लोगों की पुस्तक आपको याद रखनी है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस, और सरोजिनी नायडू जी की जो पुस्तक थी गोल्डन थ्रेशोल्ड। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसके शासन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई थी? इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम बात करें कि कब इनको दिया गया था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, 1990 में दिया गया है। इनके साथ में एक बहुत ही अच्छे मतलब जो महात्मा गांधी कहे जाते थे दक्षिण अफ्रीका के, नेल्सन मंडेला, उन्हीं के साथ में इनको दिया गया था भारत रत्न। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि किसके शासन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया था? तो 1990 में जो गवर्नमेंट थी वो जनता दल की गवर्नमेंट थी, जेडी की गवर्नमेंट थी। क्लियर है यहां तक? चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? चलिए बताइए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के जो राष्ट्रपति थे चाउ एन लाई। ठीक है, बड़ा अजीब नाम है, ऐसे होता ही है इनका, चाउमीन जैसा नाम है इनका। ठीक है, चाउ एन लाई। ठीक है, चाउ एन लाई, यही इनका पूरा नाम था। इन दोनों लोगों ने ही इस पर हस्ताक्षर किया था, चाउ एन लाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, 1954 में। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ममता शर्मा, अनीता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम या रेखा शर्मा? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो है भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं, 2019 में इनको बनाया गया है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? चलिए इससे मैं 2-3 चीजें बता दूं आपको। इसका जो सम्मेलन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, हालांकि ये होने वाला था पूना में, लेकिन पूना में हैजा महामारी फैल गई तो इससे उसको ट्रांसफर करके बॉम्बे में कर दिया गया था। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके अगर संस्थापक की बात करेंगे तो A.O. ह्यूम। ठीक है, इनका नाम याद रखना है आपको, A.O. ह्यूम थे इसकी स्थापना करने में। और उस टाइम पर अगर बात करें गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड डफरिन उस टाइम पर गवर्नर थे। और अगर ये पूछा जाए पहला अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इतनी चीजें आपको याद रखना है। 1885 में स्थापना हुआ, पहली जो इसकी अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में हुआ था। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे, गवर्नर जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे, और जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इतनी चीज आपको याद रखनी है। यहां तक आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? बताइए, कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? इंपॉर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग नहीं है, कर्मचारी चयन आयोग नहीं है, या चुनाव आयोग नहीं है, या वित्त आयोग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मचारी चयन आयोग। ये संवैधानिक निकाय नहीं, बाकी के तीनों हैं। जैसे वित्त आयोग आपका जो हो गया है, तो वित्त आयोग आपके किस आर्टिकल से संबंधित है? जो लोग आर्टिकल की क्लास नहीं देखे वो जरूर चले जाएं, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। 280 पर वित्त आयोग है, 324 में आपके चुनाव आयोग आते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें। और संघ लोक सेवा आयोग की अगर बात करेंगे तो 315 के तहत आते हैं। तो जो लोग देख लिए हैं वो अपना रिवीजन करते चलिए, और जो लोग नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके तुरंत ही इस वीडियो को पहले देख लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु ने ही कहा था कि जो मनुष्य है वह एक सामाजिक प्राणी है। अगर वह समाज से नहीं जुड़ा हुआ है तो या तो वो देवता है या तो वो दानव है, वो मनुष्य नहीं हो सकता। ये किसने कहा था? ये कहा था अरस्तु ने। ठीक है, यूनानी थे एक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
ईवीएम किसे कहा जाता है, यानी ईवीएम का फुल फॉर्म आपको बताना है, जिसमें ओट ओट पड़ता है ना, आपने ईवीएम देखा होगा, ओट भी आपने किया होगा, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन बिल्कुल गलत, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन गलत, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल्कुल सही है। ईवीएम की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और सबसे पहले किस राज्य में इसका प्रयोग हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले इसका प्रयोग केरल राज्य में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, गांधी को क्या माना जाता है, मार्क्सवादी, फेबियनवादी, दार्शनिक अराजकतावादी या मूल अराजकतावादी। चलिए, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक अराजकतावादी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ढंग से करिएगा, ठीक है। सोइएगा नहीं, क्योंकि 300 क्वेश्चन है, हालांकि आज 300 नहीं है, आज आपके पास केवल 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन आज करिए, 40 या 50 जो भी हो सकेगा वो कल करेंगे। मैं ज़्यादा इकट्ठे नहीं लिया हूँ, नहीं तो आप बोर हो जाओगे, और फिर जब आप 100 क्वेश्चन देखोगे और किसी भी 10 क्वेश्चन में आपका ध्यान नहीं आया तो 10 क्वेश्चन का आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चन का तोड़ दिए हैं, ठीक है, ताकि 300 क्वेश्चन आपके 2 से 3 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, बताइए। तो ये जो शक्ति जो है, यानी किसी राज्य की सीमा को बढ़ा दिया जाए कि घटा दिया जाए, ये शक्ति जो है ये संसद को पास है। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 3 में इसके बारे में जिक्र किया गया है, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 3 में संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो राज्यों की सीमा को घटा बढ़ा सकता है, ठीक है। चलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, आरटीआई की अगर हम बात करें तो ये कब पारित हुआ था, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बता दीजिए आप लोग। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हम लोग बता देते हैं। जो सूचना का अधिकार अधिनियम था ये पारित हुआ था आपका 2004 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2004 में पारित हुआ था। ये बात यहां तक क्लियर है आप लोगों की, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो। चलिए, तो इस चीज को आप लोग क्लियर करते हुए चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है, थोड़ा माफ करिएगा। इसका राइट आंसर होगा 2005 में, ठीक है। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निषेध करता है, छुआछूत से निषेध करता है, आर्टिकल नंबर 17 इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी आपके 300 क्वेश्चन की सीरीज की अगली सीरीज बस थोड़ी देर में आने वाली है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप क्वेश्चन को लिख रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करिए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि आपसे कोई भी क्वेश्चन जीएस के आपके गलत नहीं होंगे। सारे की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम लोग चला रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त